हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स आपके रेजिस्टेंस से रिलेटेड आपका कि हम जब किसी तार को खींच देते हैं आपका तो उसका नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपके। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ये 2012 उत्तराखंड बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। टू वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मटीरियल हैविंग सेम मास। दो वायर है जो सेम मटीरियल के हैं, साथ में सेम मास। डायमीटर ऑफ ए इज हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ बी। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए इज 24 ओम देन व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ बी। आपको ऐसा कुछ करना है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर चीज़ आपको समझनी पड़ती है आप लोगों का। देखो, नया रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। तो इसका मतलब है आपको नई लेंथ है, नई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको चाहिए होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहूँ या फिर रेडियस ऑफ क्रॉस आपका जो है क्रॉस सेक्शन का, वो आपको नीडेड होगा आपका। तो इसमें काम थोड़ा हम अलग तरीके से करते हैं आप लोग का कंपेरेटिवली। तो अब स्टार्टिंग करते हैं पहले तो यहाँ से। देखो, सेम मटीरियल है, साथ में सेम मास है। दोनों का मास क्या है आपका? सेम आपका। तो मास बिफोर स्ट्रेचिंग इक्वल टू मास आफ्टर स्ट्रेचिंग होगा। अब नाउ मास का फॉर्मूला क्या होता है? मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक हो गया। तो पहले का वॉल्यूम कितना होगा आपका? अगर आप तार को देखो, आप लोगों का जो तार होता है आप लोगों का वो कैसा होता है? सिलेंड्रिकली तो होता है तार, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है आपका पाई R1 स्क्वायर L1। ये आपका सिलेंडर का आपका वॉल्यूम, ठीक है। साथ में डेंसिटी D इज इक्वल टू, बाद में जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर L2, साथ में डेंसिटी D। ठीक हो गया। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू मास आपका ना, वही तो होता है मास। अब सिलेंड्रिकल हमेशा तार, आप कभी भी कोई सा भी तार देखना, वो तार आपका सिलेंड्रिकल ही होता है आपका। अगर उसकी रेडियस पहले R1 थी, बाद में रेडियस R2, पहले जो लेंथ थी वो L1 हो जा रही है, बाद में L2, तो कुछ इस तरीके से वॉल्यूम आपका बनेगा। पाई R स्क्वायर H होता है फॉर्मूला, H की जगह L आ जाएगा बस। तो पाई R1 स्क्वायर L1 D एंड इतना। डेंसिटी दोनों की आपकी कैंसिल हो जाएगी। क्यों डेंसिटी कैंसिल होगी? क्योंकि वो दोनों के दोनों तार सेम मटेरियल के हैं आप लोगों का। जो दोनों तार है ना आप लोगों का, ए और बी तार आपके, वो दोनों सेम मटेरियल के हैं। तो ठीक हो गया। नाउ यहाँ पर से एक चीज़ आ जा रही है आप लोगों का, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जा रहा है आपका, ठीक है। यहाँ से L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? L1 अपॉन L2, ये नीचे आया, ठीक हो गया। तो यहाँ पर से R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जा रहा है। इसको मैं स्टार्टिंग के लिए अभी क्या मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में मान लेता हूँ। नाउ हमको एक चीज़ आपका उसने गिवन कर रखा है आप लोगों का कि जो ये है आपका क्या कहते हैं, ये डायमीटर ऑफ ए इज हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ बी। एक कंडीशन उसने दे रखी है कि ए का जो डायमीटर है वो बी के डायमीटर का आधा है। अब सोच के बताना, अगर डायमीटर आधा है तो रेडियस कितनी होगी? रेडियस भी तो आधी ही होगी ना आप लोगों का। जैसे किसी की रेडियस आधी 5 है और किसी की रेडियस अगर इतनी है आप लोग का ना, अगर दो लोग हैं, एक की नहीं रेडियस नहीं, इसका सोचो। ये ए पहला वाला सर्कल है जिसकी मतलब जिसका डायमीटर 10 है मान लेते हैं किसी का, और किसी का डायमीटर 5 है। तो ये दोनों अभी क्या है? दोनों डायमीटर आधे नहीं है आपका, 5 का 10 का आधा 5। अब नाउ इसकी रेडियस कितनी होती होगी? इसकी रेडियस 5 होती है और इसकी रेडियस कितनी होती होगी? 2.5। तो अभी भी तो रेडियस भी तो हाफ ही है आपका। तो ये चीज़ याद रखना आपका कि डायमीटर अगर हाफ है तो रेडियस भी ऑफकोर्स हाफ ही होगी आपका। तो नाउ यहाँ से पता चल जाएगा आपका कि R1 इज इक्वल टू R2 का हाफ है। तो आपको ये चीज़ पता चल गई, ठीक हो गया। तो यहाँ से यही पता चला हमको कि डायमीटर ऑफ A1 वाले का जो डायमीटर है इज हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ B, मतलब सेकंड वाले के डायमीटर का आधा है आप लोगों का, ठीक है। नाउ यहाँ पर से ना मैं क्या करता हूँ, R2 अपॉन R1 निकाल देता हूँ। 2 को यहाँ भेज दो और इसको यहाँ, तो यहाँ से R2 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी आ गई? R2 अपॉन R1 की वैल्यू वो आ गई 2, ठीक है। तो इसको भी मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब नाउ यहाँ पर देखना, ये चलो इसको अभी रहने दो आपका। वैसे L1 अपॉन L2 की वैल्यू भी यहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी? 4 आ जाएगी, वो चलो रख ही देते हैं। L1 अपॉन L2 कितना बन जाएगा? L1 अपॉन L2 बन जाएगा R2 अपॉन R1, मतलब 2 है, 2 का स्क्वायर मतलब दैट इज 4। क्योंकि ये चीज़ हमको चाहिए होंगी आपका इक्वेशन नंबर 3 आपका, ठीक हो गया। ये कहाँ से आया है? ये फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1 से आ रखा है आपका, ठीक है। नाउ अब आते हैं हमारा जो फाइनली हम जो सॉल्यूशन करेंगे कि स्टार्टिंग में जो रेजिस्टेंस होगा आपका R1, पहले वाला का जो रेजिस्टेंस होगा रो L1 अपॉन A1, यही तो होगा। या फिर मैं इसको अच्छे से लिखूँ तो रो L1 अपॉन पाई R1 का स्क्वायर, यही होगा पहले वाले का रेजिस्टेंस। नाउ दूसरे वाले का रेजिस्टेंस कितना होगा? R2 रो L2 अपॉन पाई R2 का स्क्वायर। एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ना, क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होता है? सिलेंडर का जो ये एरिया बनता है, ये वाला ये सर्कल बनता है, और सर्कल का एरिया बाय आर स्क्वायर होता है, ठीक हो गया। यहाँ पर से मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ से सोच के बताना मुझे R2 अपॉन R1 कितना आएगा। तो R2 अपॉन R1, तो R2 है रो L2 अपॉन पाई
R2 का स्क्वायर, एंड ये है आपका रो L1 अपॉन पाई R1 का स्क्वायर। रो मतलब पाई से पाई कैंसिल, रो से रो कैंसिल। अब यहाँ पर जो बच रखा है उसमें L2 अपॉन L1 में लिख सकता हूँ, और R1 सबसे ऊपर चल जाएगा, R1 का स्क्वायर अपॉन R2, ऐसा कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब नाउ फाइनली हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर बस वैल्यूज रख देनी पड़ती हैं और बस आपका आंसर आ गया आपके सामने। तो R2 अपॉन R1, पहले वाले का रेजिस्टेंस उसने न्यूमेरिकल में दे रखा था, फर्स्ट वाले का जो रेजिस्टेंस था, ए का जो रेजिस्टेंस था वो 24 था आपका, तो R2 अपॉन 24 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। ये देखिए L1 अपॉन L2 की वैल्यू आपने निकाली थी, यहाँ रखा है L2 अपॉन L1, तो L2 अपॉन L1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय R1 अपॉन R2। अब हमने R2 अपॉन R1 की वैल्यू 2 निकाली है, तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू जाएगी 1/2, और साथ में उसका स्क्वायर भी है, तो कुछ इतना, ठीक हो गया। नाउ यहाँ से R2 अपॉन 24 इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो यहाँ से R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 24 अपॉन 16। इसको अगर आप काटोगे तो 8 दूनी 16, 8 3 24, या फिर 1.5 ओम, तो दिस इज द आंसर आपका, ठीक है। तो अगर आपके पास दो तार है सेम मास सेम मटेरियल के, और एक का रेजिस्टेंस 24 है, तो दूसरे का कितना हो जाएगा 1.5। अगर पहले वाले का जो रेजिस्टेंस है वो दूसरे का आधा है, तो देखो इतना आपका ये न्यूमेरिकल करने का है, ठीक हो गया। तो यही इसी पैटर्न में आप लोग करोगे, लेंथी नहीं है वैसे, सिंपल क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं आप लोगों का, जो और इंटरेस्टिंग है आपका है, थोड़ा और इंटरेस्टिंग, वो ये है कुछ आपका कि एक सिलेंड्रिकल वायर है जिसको हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और उसकी लेंथ जो है ना, उसकी लेंथ को हम 10% इंक्रीज कर दे रहे हैं आपका। पहले उसकी जितनी, मान लो अगर उसकी पहले लेंथ 100 सेंटीमीटर थी, तो बाद में हम 110 कर दे रहे हैं, 10% बढ़ा दे रहे हैं आपका, ठीक है। अब नाउ जो नई लेंथ है वो तो ठीक है, हमसे पूछा है कि ऐसा करने पर उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना परसेंट इंक्रीज होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम कुछ चीज कहेंगे इसमें कि लेट जो इनिशियल जो लेंथ है आपका, इनिशियल लेंथ है दैट इज L है आपका, ठीक है। इनिशियल जो लेंथ है उसको कह देता हूँ मैं L। अब बाद वाली लेंथ कितनी होगी आपकी, L1 कह देता हूँ चलो उसको, ठीक है। तो बाद की जो लेंथ होगी आपकी L1, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास L प्लस 10% ऑफ L। हमने क्या कर दिया आपका 10% बढ़ा दिया है, तो अपनी लेंथ तो रहेगी, साथ में 10% उसका बढ़ जाएगा आपका, तो यहाँ से आ जाएगा L प्लस 10/100 ऑफ L, ठीक है, या फिर 110 अपॉन 100 अपॉन L, या फिर मैं इसको अच्छे से लिखूँ तो हो जाएगा 1.1 L, ठीक हो गया, या फिर L1 अपॉन L इज इक्वल टू आ जाएगा 1.1, इक्वेशन नंबर 1। नाउ आते हैं हम आपका, देखो जब भी हम किसी तार को खींचते हैं या किसी तार को हमने गला दिया, उससे कुछ और चीज बना दी, ठीक हो गया, ऐसी केसेस में ना आपका कभी भी उसका जो वॉल्यूम होता है वो चेंज नहीं रहता है, ठीक हो गया। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम रहता है वो कांस्टेंट रहता है आपका, ठीक है। ऐसे केसेस में आपका तो वॉल्यूम तो हमारा कांस्टेंट रहता है, तो इसका मतलब है कि खींचने से पहले जो तार का वॉल्यूम होगा वो खींचने के बाद वाला वॉल्यूम के बराबर होगा ही होगा, ऑफ कोर्स इट इज, ठीक है, इक्वल आपका। और वॉल्यूम ना, अगर आपके पास सिलेंड्रिकल तार है तो सिलेंड्रिकल तार का देखना है जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, सिलेंड्रिकल तार का वॉल्यूम होता है पाई R² H। और अभी के केस में हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं पाई R² L लेते हैं, क्योंकि हम ये हमेशा लेंथ बोलते हैं आपका, हाइट नहीं बोलते हैं, ठीक हो गया ना हो, तो हम ये यूज करते हैं। अब इसमें से समझना आप लोगों का, ये पाई R² क्या होता है, पाई R² क्रॉस सेक्शन एरिया ही तो होता है आपका, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ A इंटू L, पाई R² A होता है आपका और L, ठीक हो गया। तो नॉर्मली जो वॉल्यूम होता है ना उसको हम एरिया इंटू लेंथ से भी शो करते हैं आपका, ठीक है। तो यहाँ समझना फिर आपका, तो यहाँ पर से आप लिखोगे वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग, ठीक हो गया। तो पहले का जो वॉल्यूम है वो बाद का जो खींचने के बाद वाला वॉल्यूम है, दोनों बराबर। अब पहले का वॉल्यूम क्या होगा AL, और बाद का वॉल्यूम क्या होगा A1 L1, ये तो होगा, ठीक हो गया। नाउ यहाँ पर से ना हम क्या करते हैं, यहाँ से हम L1 A अपॉन A1 मैंने ऐसा लिख दिया, एंड यहाँ से आ गया L1 अपॉन L, क्या किया मैंने, इसको नीचे भेज दिया और इसको नीचे भेज दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर से देखो A अपॉन L1 इज इक्वल टू L1 अपॉन L, और L1 अपॉन L की वैल्यू देखना है कितनी आई है, वो है 1.1, तो इसका मतलब है ये, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ, ठीक है। अब इस वैल्यू से अब बस वही कंपैरेटिवली वाली मेथड से करोगे, स्टार्टिंग वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो रो L अपॉन A, स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस यही होगा आपका, बाद में जो रेजिस्टेंस होगा R डैश वो जाएगा रो L1 अपॉन A1। नाउ दोनों को डिवाइड कर देते हैं आपका, तो यहाँ से आ जाएगा R डैश अपॉन R, मतलब या R1 अपॉन R, ठीक है, रो
L1 अपॉन A1 रो L अपॉन A, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से कुछ ऐसा आ जाएगा L1 अपॉन L मल्टीप्लाई बाय A सबसे ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से A अपॉन A1। ठीक है, तो दिस इज नाउ। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है, यहाँ से आपके दो तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप लोगों का। वैसे यहाँ पर बस आप वैसे वैल्यू प्लेस करनी है। L1 अपॉन L की वैल्यू देखो कितनी है, 1.1 है, एंड A अपॉन A1 की वैल्यू भी कितनी है आपका, A अपॉन A1 की वैल्यू भी 1.1 है, तो ये बन जाएगा 1.21। ठीक है, नाउ देखो इसके आगे के ना दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके, कभी कभी ये क्वेश्चन आपके, जैसे कभी कभी ऐसा बोला जाता है आपका कि ये तो दिया रहेगा, ऐसा बोलेगा कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बोल देगा आपका कि रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो नया वाला और पुराना वाला रेजिस्टेंस दिया रहेगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ तक जाना पड़ेगा और नया वाला रेजिस्टेंस निकालना है, पुराना वाला रेजिस्टेंस दिया होगा तो सीधे करोगे ऐसे ही काम, बस यहाँ पर से ये मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी वाले केस में ऐसा नहीं है। अभी वाले न्यूमेरिकल में हमसे ये पूछा है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है रेजिस्टेंस में। अब वो कैसे निकालते हैं, फिर परसेंटेज कैसे निकालते हैं। नॉर्मली परसेंटेज का एक ही फॉर्मूला होता है आपका, अगर परसेंटेज गेन निकालना है या लॉस निकालना है, तो लॉस निकालना होता है लॉस अपॉन एक्चुअल वैल्यू या इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज द फॉर्मूला। या फिर गेन अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। वैसे ही अगर आपको इंक्रीज परसेंट निकालना है तो यहाँ से आ जाएगा इंक्रीज अपॉन क्या, इंक्रीज अपॉन जो उसकी इनिशियल वैल्यू थी मल्टीप्लाई बाय 100। अब इंक्रीज कैसे निकालोगे, स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस R था, बाद में रेजिस्टेंस हमने R डैश मान रखा है, तो इंक्रीज कितना हुआ R डैश माइनस R, और इनिशियल वैल्यू क्या है R, तो आपको ये निकालना है ओवरऑल। ठीक है, और ये ना हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो ये है ना, अगर मैं दोनों तरफ 1 से सब्ट्रैक्शन कर दूँ तो, या चलो इतना नहीं कर रहे हो तो आपको दिक्कत होगी, इससे सीधे मैं लिख देता हूँ परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो दैट इज आपका R डैश माइनस R अपॉन R इंटू 100, दिस इज ठीक हो गया इंक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इंक्रीज ऐसे ही निकालते हैं हम आपका। ठीक है, नाउ R इसको दोनों को सेपरेट कर दो तो आप तो ये बन जाएगा R डैश अपॉन R माइनस 1 इंटू 100, ऐसा ही तो बनेगा सर, R से R कट जाएगा आपका जब आप सेपरेट करोगे। अब बस वैल्यू प्लेस कर दो, R डैश अपॉन R की वैल्यू तो हमने निकाली है 1.21 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ से आ जाएगा ये 0.21 या फिर 21%। तो उसके जो रेजिस्टेंस में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितने का हुआ है, वो हुआ है 21% का आपका। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। अब देखो ये तो है दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, और एक जो है आपका ना जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है आप लोगों का यहाँ से, वो हमने करा रखा है आप लोगों का। जैसे ये क्वेश्चन है ना आपका कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 10 ओम, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस इफ इट्स स्ट्रेच्ड 3 टाइम इट्स ओरिजिनल लेंथ। अगर ओरिजिनल लेंथ का 3 टाइम आपने उसको खींच दिया है आपका, ये काम ना लगभग ऐसे ही हो जाता है आपका। अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन अगर आपको आ गए तो ये वाला काम बहुत इजीली आप कर लोगे। कैसे कर लोगे आप लोगों का, देखो आप क्या कहोगे कि स्टार्टिंग में लेंथ L थी, बाद में लेंथ L1 हो गई आप लोगों का, एरिया पहले A था, बाद में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका A1 हो गया। अब उसने एक केस आपका दे रखा है आपका कि व्हाट विल बी इट्स न्यू लेंथ इफ इट इज स्ट्रेच्ड 3 टाइम इट्स ओरिजिनल लेंथ। इसका मतलब है कि जो L1 है वो है 3 ऑफ L, यहाँ से L1 अपॉन L की वैल्यू आ जाएगी 3। फिर आप कहोगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ से आ जाएगा AL इक्वल टू A1 L1। ठीक है, यहाँ से आप A अपॉन A1 की वैल्यू आ जाएगी, A अपॉन A1 की वैल्यू आ जाएगी L1 अपॉन L, और ये आ जाएगा आपके 3 के बराबर। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे आप कहोगे इनिशियल रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L अपॉन A, फिर फाइनल रेजिस्टेंस R डैश या रो L1 अपॉन A1, दोनों को डिवाइड करोगे, ये वैल्यूज वहाँ प्लेस करोगे, एंड इनिशियल जो रेजिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 10 ओम, इनिशियल रेजिस्टेंस 10 ओम दे रखा है, फाइनल रेजिस्टेंस आप निकाल दोगे। ठीक हो गया, तो ये सिंपल सा आपका पैटर्न है आप लोगों का, तो ये मैं नहीं करा रहा हूँ आप लोगों का, वैसे पूरा बता ही दिया है आपका। ठीक है, कर लेना एंड कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।